भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावित तत्व हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वों का विशिष्ट महत्व रहा है वे निम्नलिखित हैं। पहला है भौगोलिक तत्व। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती हैं। के.एम. पणिकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। एक अन्य स्थान पर पणिकर लिखते हैं कि यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। चूँकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक देश की वैदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वैदेशिक नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। डॉक्टर एयर्स कहते हैं कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियाँ भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसके पकड़े रहता है। भारत के संदर्भ में उपयुक्त बातें सही हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुदायिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुटों के दो प्रमुख देशों पूर्वी सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौ शक्ति के कारण हिंद महासागर पर दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित होता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न कर सकते थे। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए यह उचित है कि वे दक्षिणी समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री संबंध बनाए रखे और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करें। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने से किसी प्रकार की शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। भारत की यही धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न हो भी गई है तो फिर महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा कर सकने की क्षमता रखते हैं। अतः भारत डियागो गार्सिया में अमेरिकी सैनिक अड्डों का उतना ही विरोधी है जितना कि वह इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव का विरोधी रहा। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं में व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मार्च 1997 में भारत तथा 13 अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हिमतक्षेश की गठन की घोषणा की। वस्तुतः भूमंडलीकरण के एक तरफा दबाव के प्रतिकार में हिमतक्षेश का उद्भव हुआ, जो कि दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने वाला संगठन सिद्ध होगा। भारत भविष्य में कभी भी हिमालय पर्वत और हिंद महासागर व अन्य दो पूर्वी पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। दूसरा, गुटबंदियाँ। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो गुटों में विभाजित था। अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया कि मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध भी इस राजनीति में भारत क्या करता, या तो वह गुटों से पृथक रहता या उनमें मिल जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ही ठीक समझा, क्योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने की
प्रधान कारण यही है कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित था, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्न छिन्न भिन्न हो जाता। असंलग्नता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती है। तीसरा, विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई। एडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौते से ही शांति स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का यह कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया। भारतीय विदेश नीति अरविंद, टैगोर तथा एम.एन. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत विश्व में शांति एवं मित्रता स्थापित करना चाहता है। चौथा, आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखना आवश्यक था। वह किसी भी एक गुट से नहीं बन सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक व तकनीकी सहायता मिलती रही, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आए। पांचवा, सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक शक्ति उसे इस बात के लिए बाध्य करती थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। उसका भी यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढाला और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप है। सातवां, राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है, यह निर्धारित करना आसान नहीं है। भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं। पहला, स्थायी राष्ट्रीय हित, जैसे देश की अखंडता और सुरक्षा, तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि। यदा कदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदैव समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए ही भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना ही नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया जिसमें अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं के तत्काल बिना शर्त और पूर्ण वापसी की बात कही गई थी। ऐतिहासिक परंपराएं।
भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति प्रिय रही है। भारत के किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। भारत की यह परंपरा वर्तमान विदेश नीति में स्पष्टतः दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और इसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावनाएं हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में योग रहा है। देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि इसके प्रमाण हैं। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियों और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारक में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट के कारण विभक्त हो और राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है तो विदेश नीति प्राय शिथिल और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्राय निष्क्रिय और प्रभावहीन होती है। भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 17 वर्ष तक भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। परंतु उनकी मृत्यु के बाद भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिथिल पड़ गई। 1971-77 तथा पुनः 80 में श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आया तो कम से कम इस उपमहाद्वीप में एक व्यक्तित्व का निर्णायक प्रभाव पड़ने लगा। 1991-92 के प्रारंभ में पीवी नरसिंह राव अल्पमत सरकार के नेता थे और बाद में उनकी सरकार में अनेक मंत्री एक एक कर किसी न किसी घोटाले में उलझते रहे। प्रशासनिक शिथिलता और भ्रष्टाचार ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार हनन के मुद्दे, अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता, पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की पूर्ति जैसे मुद्दों पर भारतीय विदेश नीति प्रभावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाई। 1996-97 के वर्ष विदेश नीति की दृष्टि से भारत को विश्व राजनीति में हाशिए पर पहुंचा देते हैं। जेनेवा में 20 अगस्त 1996 को CTBT पर जब मतदान हुआ तो अकेले भारत ने अपने को इस संधि के विरुद्ध पाया। जेनेवा में भारत की नीति की आलोचना करने वालों में रूस भी था। भारत को इस कालांश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने सभी को अतप्रद कर दिया। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि सरकार ने सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन के पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बड़े देशों के दबाव के आगे समर्पण कर दिया और वह श्रम प्रतिमानों के उल्लेख पर सहमत हो गया। थैंक यू।